स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, आपसे कहा है कि एक सीढ़ी है। अच्छा याद करिए, अगर मान लीजिए कुछ बच्चे गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, वो उनको पता होगा ये सारी चीज़ें कि मान लीजिए कि आपके घर पर कोई सीढ़ी होगी, ठीक है। आप लोग मान लीजिए क्रिकेट वगैरह तो खेलते ही होंगे। तो मान लीजिए आपने क्रिकेट खेलते हुए आपने शॉट कहीं खेला और शॉट खेलने के बाद वो किसी ऐसे ऊंचे स्थान पर चला गया, जैसे कि हम लोग के गांव पे तो ऐसे घर बने होते उसके ऊपर कटरैन टाइप के कुछ लगे हुए होते हैं, कटरैन लगे हुए होते हैं। तो उसके ऊपर मतलब हम लोग की बॉल चली जाती है, या फिर बैडमिंटन खेलते वक्त रैकेट होता है वो चला जाता है। तो उसको उतारने के लिए हम लोग एक सीढ़ी का यूज करते हैं, सीढ़ी का यूज करते हैं। तो सीढ़ी को हम लोग मान लीजिए अगर ये दीवार है, अगर मान लीजिए ये देखिए कुछ यूं है, ये मान लीजिए आपकी ये दीवार है, ऐसे देखिए ये मान लीजिए आपकी दीवार है, ऐसे दीवार है, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर जाना है, यहाँ पर चढ़ना है, तो मैं एक सीढ़ी को इस तरीके से तो लगाऊंगा, इस तरीके से लगाऊंगा कुछ ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके मैं कुछ सीढ़ी को लगाऊंगा ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ, ठीक है। तो ऐसे ही लगाऊंगा ना। और नीचे तो आधार के रूप में ये जमीन होगी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे कुछ। क्योंकि आप लोग देखिएगा, प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा कि जो भी आपकी सीढ़ी होती है वो कटरैन के एकदम ऊपर नहीं होती है, नीचे ही होती है थोड़ी सी उससे, ठीक है ना। मतलब कुछ बड़ी सीढ़ी ला देंगे तो ऊपर चली जाएगी, लेकिन नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, छोटा मोटा सीढ़ी होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आकृति उसकी बनेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। ओके, इस तरीके से आकृति बनेगी। तो यहाँ पर जो ये वाली ऊंचाई है, ये मैंने इस हाथ में जो पकड़ी है ये पेन, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। और हाँ देखिए ये भूमि है और ये आपकी एक खिड़की है। मान लीजिए यहाँ पर ये खिड़की है आपकी, और यहाँ तक मुझे जाना है यहाँ तक मुझे जाना है। तो सीढ़ी मैं यहाँ से ऐसे लगाऊंगा, ऐसे कुछ करके लगाऊंगा। और ये जो भूमि से ये वाला जो नोक है, यहाँ से और यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 8 मीटर। और ये जो सीढ़ी है, ये ऐसे जो सीढ़ी लगी हुई है, इसकी लंबाई आपको दे रखी है 10 मीटर। और क्या बोला है, और बोला है कि दीवार के आधार से मतलब यहाँ से, दीवार के आधार से मतलब यहाँ से, और ये सीढ़ी के पादी बोला है ना, सीढ़ी के पैर बोला है कि क्या बोला है, आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी का निचला सिरा, इसके बीच की दूरी यही कुछ होगी, यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए मैं इसको एक फिगर के माध्यम से फिगर बनाता हूँ, तब समझिएगा आप लोग। एक ये आपका दीवार हो गया, और ये आपकी सीढ़ी हो गई, और ये सीढ़ी हो गई, और ये हो गया आपका इसके आधार से, सीढ़ी के आधार से इस जो भी है ये ऊंचाई है, क्या बोला है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप इसको यक्स मान सकते हो। और ये जो टोटल ऊंचाई है ये आपको 8 मीटर दे रखा है। और ये वाला जो ऊंचाई है, ये वाला जो डिस्टेंस है जो भी, ये आपको 10 मीटर दे रखा है। मुझे ये यक्स ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ आप लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, कर्ण पर का बना वर्ग यानी कर्ण का वर्ग यानी 10 का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तो यानी यक्स का वर्ग धन 8 का वर्ग, ये हो जाएगा 100 बराबर यक्स स्क्वायर धन 64, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 36, यक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 36, और अंडर रूट 36 का मान होता है 6, ये आपका आ जाएगा 6 मीटर। चूँकि ये प्लस माइनस में आएगा तो जो भी हमारा जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग प्लस लेंगे, ठीक है। ओके,
आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? क्या है कि एक मिनट, क्या है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभ के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ध्यान से देखिए बच्चों, सेम इसी टाइप का ये कुछ क्वेश्चन है और मैं आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ बता देता हूँ। जो ये खूंटा है ना, उसको आप समझ मान लीजिए कि वो दीवार में लगा, सॉरी ज़मीन में वो अंदर धंसा हुआ है, मतलब उसको आप एक पॉइंट की तरह से मान लीजिए, ठीक है। उसके ऊंचाई को आप निगलेक्ट करिए, नगण्य मानिए, ठीक है। क्वेश्चन में हालांकि कहा नहीं है, लेकिन आप लोग नगण्य मान सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसको आप नगण्य मान के चलिए। कहे कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे, 18 मीटर ऊंचा एक खंभा है, इसके ऊपरी सिरे से यहाँ पर एक मान लीजिए कोई खूंटा है, खूंटे को मैं ऐसे पॉइंट से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। इस खूंटे से और इस खंभ के सिरे से ये वाला जो दूरी है, यानी ये जो तार इसके बीच में जुड़ा हुआ है और ये तार जुड़ा हुआ है और बोला है कि खंभ के आधार से तार का सिरा, सॉरी, खंभ के आधार से खूंटे को कितनी दूर पर है, मतलब खंभ के आधार से ये वाली दूरी आपसे पूछ रहा है। ये यक्स मीटर आप ले लीजिए, यक्स मान लीजिए, मीटर उटर बाद में लगा लेंगे हम लोग। और कहा है 18 मीटर एक ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे, ये 18 मीटर है, ये है आपका 18 मीटर, और ये आपका जो तार है ये है 24 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो कोण होगा ना, हमेशा 90 अंश पर होगा। क्योंकि देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब कोई भी चीज है वो एकदम लंबवत खड़ी है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि वो 90 डिग्री पर खड़ी है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब कि वो 90 अंश पर सीधा खड़ी होगी, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 24 का वर्ग कितना होता है भाई, 400, आई थिंक 576 होता है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 4 चौक के 16 और 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, ओके 576 होता है। और 18 का वर्ग 8 ठीक है 64, 1 8 एक 8 दूना के 16, 4 6 6 12 के 2, 1 1 2 2 1 324 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो आपका आएगा 576 माइनस 324। 6 में से 4 जा 2, 7 में से 2 जा 5 और 5 में से 3 जा 2, एक्स स्क्वायर बराबर 252 और एक्स बराबर अंडर रूट में 252। आप इसकी वैल्यू निकाल लेना, ये उतना मीटर आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। पढ़िए, क्वेश्चन का है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी पूछा है। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को रीड करना आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन में कहा क्या है। देखो बच्चों, क्वेश्चन में कहा है कि एक हवाई जहाज है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अच्छा बच्चों, मैं इसको नॉर्मली समझाता हूँ, आपको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये आपकी ये आपका कोई कोऑर्डिनेट होता है इस टाइप से, ठीक है, और ये दिशा होती है, ये उत्तर होता है, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम, ठीक है।
और ये 90 अंश का होता है। इन सब के बीच का ये जो एंगल होता है वो 90 अंश का ही होता है। देखिए बच्चों, कहा है कि एक हवाई जहाज है वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, और कहा है कि 1.5 घंटे बाद, एक जैसे मान लीजिए एक हवाई जहाज है, मैंने उसको ऊपर की तरफ उड़ाया, ठीक है। आप रिमोट कंट्रोल वाली हवाई जहाज देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, काल्पनिक तौर पे सोचिए कि मान लीजिए मैंने अच्छा, जो ये हवाई जहाज है अगर वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो मान लीजिए 1.5 घंटे बाद कुछ दूरी पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, हवाई जहाज यहाँ पर पहुंचेगा। और एक हवाई जहाज है उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की तरफ चला है, तो 1.5 घंटे बाद वो भी यहाँ पर पहुंचेगा। और 1.5 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी, यही पूछा है ना, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो कहीं ना कहीं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यही होगी, यही होगी। कहोगे हाँ सर, कहो हाँ सर, बिल्कुल। अगर यही इन दोनों के बीच की दूरी होगी तो बच्चों अगर मैं ये ज्ञात कर लूँ कि जो हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है वो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये और ये मैं किसी तरीके से फाउंड आउट कर लूँगा, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूँगा तो मुझे ये तो मिल जाएगा। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि जहाज ए, इसको आप जहाज ए मानिए और इसको जहाज आप बी मानिए, जो इधर की तरफ उड़ के यहाँ पहुँचा है इसको जहाज बी मानिए। अच्छा, जहाज ई द्वारा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1.5 घंटे में चली गई दूरी निकाल लूँ, और उसी जहाज और दूसरी जहाज का जो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है उसका 1.5 घंटे में दूरी निकाल लूँ, तो मुझे ये वाली दूरी मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं सॉल्व करता हूँ, तो लिखेंगे कि 1 मिनट, लिखेंगे 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल दिया है आपका 1000, और देखिए समय दिया है मिश्र भिन्न में दिया, तो इसको आप सरल भिन्न में बदलिए, तो जैसे बदलेंगे तो 2 कम 2 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो ये आपका कहीं आएगा 500, तो दूरी जो भी होगी आपकी दूरी वो आपका आएगा 1500 किलोमीटर। उसी तरीके से मैं ये निकालूं कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी तो चली गई दूरी क्या होगी, चाल गुणे समय, चाल दिया है 1200, समय है 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 1800 किलोमीटर। अच्छा, अब मैं फाइंड करूंगा इन दोनों के बीच की दूरी। तो अब ये देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया है कि एक हवाई जहाज जो है उत्तर की दिशा में उड़ रही है, और उसी हवाई अड्डे से एक जो हवाई जहाज है पश्चिम की ओर उड़ी है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। और ये जो है आपको टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया बच्चों, 1500 दिए रखा है, और ये जो है 1800 है आपका। आपको यही ज्ञात करना है तो आप इसको x मान लो, ठीक है, जो भी आंसर आएगा किलोमीटर में आएगा। अब मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगा दूंगा, पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही लगाऊंगा आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर का बना वर्ग यानी x² का वर्ग बराबर 1500 का वर्ग धन 1800 का वर्ग। यहाँ मैंने सही किया था ना, 600 6 3 1800, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 2 2 5 4 0,
प्लस इसका वर्ग आप करेंगे तो आएगा 324 4 0 एक्स स्क्वायर बराबर, जोड़ दीजिए तो 5 4 9 और 2 2 4 3 2 5, यानी एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स बराबर ले सकते हैं अंडर रूट में 549। 2 2 का पेयर बना के इसको बाहर करेंगे तो एक्स बराबर आप इसको लिख सकते हैं, इसका 0 और इसका 0 ये आ जाएगा आपका 100 रूट। अब 549 का आप निकाल लीजिए वर्गमूल, 5 का करेंगे तो 2 दूना के 4 1 4 9, ये हो जाएगा 2 2 4 और आपका ये जाएगा 7 बार, 7 बार चला जाएगा क्या, 7 7 49 के 9 4 7 दूना के 14 4 18। ओहो कुछ मिस्टेक नहीं ना हो रहा है, 1 मिनट मैं एक बार देख लूँ, शायद मिस्टेक हो रही है। 8 8 64 1 8 1 8 8 दूना के 16 6 6 12 1 1 2 3 4, ठीक है 324 भी सही आया है। भाग विधि से निकालना सही तो निकाल रहा है ना। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, कहीं लग रहा है मिस्टेक हो रहा है। ये देखते हैं 7 7 49, नहीं 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 नहीं, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, ये 3 बार भाग जाएगी तो 3 3 9 और 4 3 12। अरे नहीं बच्चों, कुछ छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, एक बार देख लें। कहीं रूट में ही आंसर नहीं ना दिया है, रुक जाइए एक बार आंसर चेक कर लिया जाए। अगर आंसर रूट में ही दिया होगा तब तो ठीक है, तो कोई बातें नहीं है, फिर उसको रूट टाइप से करके निकाल लिया जाएगा। कहाँ इसका आंसर दिया है 6.5, आंसर कितना दिया है भाई 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11, 300 रूट में 61, 300 रूट में 6। ओके देखिए काम करिए, इसका लसाब लेते हैं ऐसे कुछ करके, इसका गुणनखंड आप इस तरीके से कुछ करेंगे तो सबसे पहले किससे कटेगा, तो 5 4 9 9 18 3 से कटेगा, 3 2 ना के 6 3 एकम 3 2 5 14 3 चौके 12 और 29, अरे 9 4 13 5 18, 3 एकम 3 और 3 2 5 29, 3 9 27, अरे 9 4 13 3 एकम 3 2 5, अरे यार फिर 3 से कटेगा, 3 से कटा रहा है 61 और 61 तो 61 से ही कटेगा तो इसका 3 बाहर आ जाएगा। ऐसे लिखिए और इसका 3 पेयर करके बाहर कर दीजिए, हो जाएगा 300 रूट में 61, एक्स की वैल्यू आपको मिल गई इतना किलोमीटर। ठीक है ये भी लग गया। थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो रहा था, मैं यहाँ पर निकालता लेकिन यहाँ पर आंसर आता तो पॉइंट में आता, अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर पॉइंट में निकाल देता और जो भी इतना यहाँ पर आता 100 से उसका मल्टीप्लाई करा के मैं यहाँ पर दशमलव में लिख देता। ठीक है कोई ये भी यहाँ इस तरह से कर रहे थे, ये गलत नहीं है बच्चों, ये सही है। मैं सोचने लगा कि भाई इसका तो पूरा पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, मतलब पूरा पूरा बाहर निकल जाना चाहिए। फिर एक बार कहा थे कि एक बार चेक कर लिया जाए आंसर, का आंसर में मिस्टेक नहीं है ना, तो आंसर में तो कोई मिस्टेक नहीं है, आंसर तो मैच भी हो गया। चलिए यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। ओके चलिए ये काम भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई क्या बोला है। अगला प्रश्न, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर 11 मीटर तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 1 मिनट बच्चों, जरा सा आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेक ले लो, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, गला सूख रहा है। 1 मिनट। आप लोग तब तक आप लोग भी क्वेश्चन ट्राई करने का प्रयास करिए, तब तक आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिए, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ओके आइए देखते हैं।
कहा था कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई है 6 मीटर और 11 मीटर की। अच्छा, यहाँ पर एक खंभा है और यहाँ पर एक खंभा है, इसको ऐसे कुछ मिला दीजिए। इसकी जो ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई ये है 11 मीटर और इसकी टोटल ऊंचाई है ये 6 मीटर। क्या बोला है कि समतल भूमि पर खड़े हैं, इनके पाद बिंदुओं का मतलब होता है इनके पैर, पाद मतलब होता है पैर, इनके पैर यानी इनके आधार, इन दोनों के आधार के बीच की दूरी कितनी दे रखी है भैया? आपको दे रखी है 12 मीटर। कहा है कि इनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इनके सिरों के बीच की, मतलब इसको इससे मिला दीजिए, यही आपको ज्ञात करना है। अच्छा, कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर? एक काम करिए, आप इसको इससे मिला दीजिए और किसी तरीके से हम ये वाली दूरी निकाल दें। ये वाली तो दूरी आपको पता है क्योंकि ये 12 मीटर है, तो ये टोटल भी 12 मीटर ही होगा आपका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वाली दूरी सर आप कैसे निकालोगे? ये वाली दूरी आप निकाल देंगे तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस पर मैं यूज करके इसका मान निकाल दूंगा। तो मैं बताऊंगा बेटा देख, ये टोटल हाइट आपको 11 मीटर दे रखा है और इतना आपको 6 मीटर दे रखा है, तो इतना कितना होगा भाई? 11 - 6 होगा कि नहीं होगा? इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रश्नावली 9th में किए होंगे क्या किए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बताया होगा। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा 5 मीटर। समझ में आया कैसे निकाला हूँ? टोटल आपको 11 दे रखा था, इतना 6 दे रखा था, तो ये कितना होगा? 11 - 6, 5 मीटर। अब मैं यहाँ पर आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ क्योंकि ये 90 अंश होगा। कैसे 90 अंश होगा भाई? देखो, ये भी 90 अंश है और ये भी 90 अंश होगा तब। ओके ओके ओके, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। एक काम करिए, यहाँ नाम दे दीजिए, इसका नाम ए है, इसका नाम बी, सी और इसका नाम डी रखिए और इसका नाम ई रख दीजिए। तो यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं भाई? 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर AC का वर्ग। ये होगा 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, ये होगा AC वर्ग। AC बराबर आप निकाल सकते हो करड़ी में 169 और करड़ी में 169 का मान 13। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही होना भी नहीं चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। अब आया कुछ अच्छा क्वेश्चन, सिद्ध करने वाला प्रश्न। चलिए देखिए, कहा कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है, सिद्ध कीजिए कि AE वर्ग धन BD वर्ग बराबर AB वर्ग धन DE वर्ग। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण है और कहा है कि CA और CB पर D और E, CA और CB पर D और E इस प्रकार स्थित है कि AE का वर्ग यानी इसको इससे मिलाइए और BD का वर्ग इसको इससे मिलाइए और AB का वर्ग धन DE का वर्ग इसको इससे मिलाइए। ये इस टाइप से आपका कुछ फिगर बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, कोई बात नहीं है। ये आपका 90 अंश है। अब देखिए, इसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसमें हमको क्या यूज करना होगा? पाइथागोरस प्रमेय यूज करना होगा। देखिए कैसे पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कहा है कि AE का वर्ग चाहिए और BD का वर्ग चाहिए। एक तरफ मैं यहाँ लिख लेता हूँ,
ए का वर्ग चाहिए और बी डी का वर्ग चाहिए, बराबर में क्या चाहिए इसके, ए बी का वर्ग चाहिए धन डी ई का वर्ग चाहिए, डी ई का वर्ग, ए बी का वर्ग और डी ई का वर्ग। ओके बच्चों, मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अगर मैं क्या करूं, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं और इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं। ध्यान से देखिएगा किस किस को त्रिभुज की बात चल रही है, यहाँ पर इस वाले त्रिभुज की बात चल रही है, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, इन दोनों में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय यूज करूं तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा त्रिभुज ए ई सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं, ए वर्ग बराबर ए सी इंटू ई सी, सॉरी ए सी वर्ग धन ई सी वर्ग, आप समीकरण नंबर 1 नाम दो इसको। अच्छा, अब मैं त्रिभुज बी डी सी की बात करता हूं, त्रिभुज बी डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकता हूं बच्चों, बी डी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग धन सी डी का वर्ग, ये समीकरण नंबर हो गया 2। ओके, आपको ए ई का वर्ग और धन बी डी का वर्ग दोनों को जोड़ में चाहिए, तो आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। लिखिए समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, समीकरण 1 धन 2 से क्या लिख सकते हो, ए ई का वर्ग धन बी डी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन ई सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग धन सी डी का वर्ग। ओके, अब देखो बच्चों, अगर मैं ए सी के वर्ग और बी सी के वर्ग को जोड़कर लिख दूं, इन दोनों को एक साथ लिखूं, तो देखो चित्र में देखो, ए सी का वर्ग और बी सी का वर्ग किसके बराबर होगा भाई, ए बी के वर्ग के बराबर होगा। अच्छा देखिए, मैं इसको एक साथ करता हूं, प्लस इसको एक साथ लिखिए। अच्छा, इसके स्थान पर तो आप ए बी लिख सकते हो, इसके स्थान पर सर क्या लिखोगे, तो देखो चित्र में आओ, ई सी वर्ग धन सी डी वर्ग, ई सी वर्ग धन सी डी वर्ग, ये भी इस छोटे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का काम कर रही है, तो यहां से मैं ई सी और सी डी के वर्ग के स्थान पर डी ई का वर्ग लिख दूंगा और ए सी और बी सी के वर्ग के स्थान पर ए बी का वर्ग लिख दूंगा। तो देखिए, लिखिए यहां पर ए बी का वर्ग धन डी ई का वर्ग। देखो बच्चों, यही आपको प्रूव करना था, ये आपको मिल गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब जितने प्रश्न आएंगे बच्चों ना, जो लगातार आ रहे यहाँ तक 16वें प्रश्न तक, ये बहुत मस्त क्वेश्चन, ये सारे सिद्ध करने वाले हैं, और सारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा इसमें माइंड यूज होता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, कहा कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3 CD है। देखिए आकृति 6.55 में सिद्ध कीजिए कि 2AB वर्ग बराबर 2AC का वर्ग धन BC का वर्ग। देखिए 6.55 में क्या कहा है कि बच्चों, ये एक त्रिभुज है और जिसमें ए से BC पर डाला गया लंब AD इस BC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD बराबर 3 CD। ओके, और हमको प्रूफ क्या करना है, AB का वर्ग चाहिए, AC का वर्ग चाहिए और BC का वर्ग। मतलब हमको क्या करना है, इस ADB में इस ADB का आपको विकर्ण बोल रहा हूँ, कर्ण चाहिए, और ADC का कर्ण चाहिए, और ये आपको ये वाली भुजा BC चाहिए। तो आपको ओवरऑल क्या दिख रहा है,
एक बार मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, एक बार मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, दोनों को जोड़ दूं, कुछ वहां से मिलेगा, कुछ आइडिया लगा अब? ओके, आइडिया अब लगा। अब कहोगे सर एक बात बताइए, यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय तो यूज करोगे, आपको ना ही ए बी का मान पता है, ना बी डी का मान पता है, ना ए डी का मान पता है, किसी का कुछ मालूम है नहीं, सब अपने में मस्त है। तो मैं कहूँगा बाबू अभी मैं यहाँ जो डी बी बराबर 3 सी डी दिया है, देखो मैं इसी चीज से मैं इसको किस रूप में लेके आता हूँ, इसी चीज से, बस इसी का यूज करके मैं इन सब में पाइथागोरस प्रमेय यूज करके ये चीज मैं लेके आऊंगा। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होकर ध्यान से मेरी सभी बातों को सुनना होगा, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। ये जो 14वां और 15वां क्वेश्चन है और 16वां, ये चारों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। इनको ध्यान से समझना है, तभी आपको ये समझ में आएंगे। ओके, देखिए क्या है कि सबसे पहले फिगर जैसे दिया है वैसे बना लो। ये आपका डी था, ये सी था, ये बी था, ये ए था। क्या दिया है भाई? डी बी बराबर 3 सी डी, डी बी बराबर 3 सी डी। अच्छा बच्चों, हम डी बी बराबर 3 सी डी को देखिए यहां से मैं बीसी को 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं क्या? बीसी को 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं, तोड़कर लिख सकता हूं बीसी बराबर बी डी प्लस सी डी, और यहाँ पर बी डी का मान मैं 3 सी डी रख सकता हूँ, बी सी बराबर 3 सी डी प्लस सी डी, ये बराबर बी सी बराबर आपका आएगा 4 सी डी। यहाँ से आप सी डी की वैल्यू लिखोगे बी सी अपान 4, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ से तो आपको सी डी बराबर मिल गया बी सी अपान 4 बी सी के रूप में। अब मैं यहाँ से डी बी को भी अगर बी सी के फॉर्मेट में लेते आऊँ, डी बी को भी बी सी के फॉर्मेट में लेते आऊँ, तो मैं जब दोनों में पाइथागोरस पर मैं यूज करूंगा तो मैं बी डी के वर्ग पर इसको यूज कर दूंगा, कहाँ गया, सी डी के वर्ग पर मैं इसको यूज कर दूंगा, और डी बी के वर्ग पर यहाँ से मैं अभी कुछ कर करके डी बी का भी मान निकालूंगा और उसके वर्ग पर डी बी का जो भी वैल्यू आएगा उसको पुट कर दूंगा। तो देखिए बी सी का फॉर्मेट में पूरा मुझे मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं है। देखिए क्या होगा, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि देखो, चूंकि हमको पता है कि बी डी या फिर डी बी बराबर दिया है 3 सी डी, ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, और सी डी बराबर हमने क्या निकाला है बी सी अपान 4, तो इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा बी सी अपान 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बी सी बटे 4 बराबर बी डी। हो गया? ओके सर, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हैं, अब कुछ नहीं करना है भैया, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और आंसर पाओ। क्या बोला हूं? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और आंसर पाओ। ओके सर, चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये आपका 90 अंश है और इसमें ये आपका 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है, बाकी आधार और लंब है। तो लिखेंगे ए बी का वर्ग, अरे यार, ए बी का वर्ग बराबर ए डी वर्ग
धन बी डी वर्ग, ये समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण 1 नंबर, इसको समीकरण नंबर 2 1, इसको दो समीकरण 2 और इसको नाम दो समीकरण नंबर 3। और उसी प्रकार से AC वर्ग बराबर AD वर्ग धन CD वर्ग, समीकरण नंबर 4। अच्छा बच्चों देखो, क्वेश्चन में आपको कहा है कि क्या बोला भाई, कहा गया 2AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग धन BC का वर्ग। अच्छा बच्चों ये बताओ, हम किस कंडीशन में AC के वर्ग को इधर पक्षांतर करें तो प्लस में आ जाए, किस रूप में अगर मैं इसको रखूं तो AC वर्ग को पक्षांतर करूंगा तो वो प्लस में आएगा। ये खुद आपको सोचना पड़ेगा, ये आपके माइंड में बिल्डअप हो जाना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा। ये कहीं किताब में लिखा नहीं होगा कि आप क्यों इसको पक्षांतर करो, नो, आपको ये खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या करूं कि अगर AC को मैं बराबर की तरफ भेजूं तो वो प्लस में हो जाए। एक ही कंडीशन में मिल सकता है जब तीसरे में से 4 को घटा दूं, एक ही कंडीशन में तो मिलेगा जब समीकरण 3 में से 4 को घटा दूं। तो लिखेंगे समीकरण 3 ऋण 4 से, तो AB का वर्ग बराबर AB का वर्ग माइनस, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, AB वर्ग माइनस AC वर्ग बराबर AD वर्ग धन BD वर्ग माइनस AD वर्ग माइनस CD वर्ग। दोनों माइनस में हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। एक मिनट, AD वर्ग ओके। अब देखो, इस AD वर्ग से ये AD वर्ग कटेगा, खत्म, बचा क्या, AB वर्ग माइनस AC वर्ग बराबर BD वर्ग माइनस CD वर्ग। अब बस मान रखना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। मान रखते हैं, BD के वर्ग के स्थान पर मैं 3BC/4 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, रख दो, लिख सकता हूँ 3BC/4 का वर्ग ऋण CD के वर्ग के स्थान पर BC/4। कैसे, समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 9BC²/16 माइनस BC²/16, ये हो जाएगा 8BC²/16, ये होगा BC²/2 बराबर AB² माइनस AC² पक्षांतर करिए, 2AB² माइनस 2AC² इज इक्वल टू BC², यानी 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कहा कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। ओके, सबसे पहले सुंदर डायग्राम, सुंदर फिगर, सबसे पहले आपको सुंदर फिगर बनाना है। क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A से, ये है ABC, ABC के शीर्ष A से, ये क्या है भाई, BC होगा, ये ABC, AB A से BC पर डाला गया लंब BC को D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है D पर कि BD बराबर, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, BD बराबर कितना, BD बराबर 3, एक मिनट यार, ओके, BD बराबर 1/3 BC,
अरे बच्चों, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दिया यार। मैंने 14 की जगह 13 को पढ़ लिया। सॉरी बच्चों, सॉरी, ये फिगर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर ऐसे बनेगा। ये एक समबाहु त्रिभुज है ABC पर कोई बिंदु D है। रैंडम आप कोई बिंदु D मान लो, इसको इससे मिला दीजिए। बिंदु D है और क्या है, बिंदु D है और आपको दिया है कि DB बराबर 3, BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध करना है आपको 9AD² बराबर 7AB²। 9AD², मतलब ये मुझे वर्ग में चाहिए और AB का वर्ग चाहिए। तो ठीक है, चलिए इसको इससे मिला दीजिए। मिलाइए मत, यहाँ पे रचना करिए और इस पर एक 90 अंश का लंब डाल दीजिए। इसका नाम आप यम रख लीजिए। यम नाम रख लिए, ओके। मुझे चाहिए क्या, AD का वर्ग चाहिए, AD का वर्ग चाहिए और क्या चाहिए, AB का वर्ग चाहिए। तो क्या करूं, मैं इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं और इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, तो मेरा कुछ काम बन सकता है। मेरा कुछ काम बन सकता है। और मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि BD बराबर 3 BC। मुझे केवल इसी कंडीशन को यूज करके मुझे अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। ठीक है, देखिए, जो हमने ये रचना किया है वो रचना मैंने इस प्रकार से किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये रचना हमने इस प्रकार से किया है कि जो ये CM है वो बराबर है BM के। मैं यहाँ लिख देता हूँ, CM बराबर BM के, और आप इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1 रचना से। ये लिख दीजिए, रचना से समीकरण नंबर 1, CM बराबर BM, ओके। और क्वेश्चन में मुझे कहा है कि 1/2 BC BD बराबर 1/3 BC। अच्छा, क्या करें बच्चों कि मैं BC को किस रूप में लिख सकता हूं? मैं BC को 2BM लिख सकता हूं क्या मैं BC को 2BM लिख सकता हूं? अब देखिए, CM बराबर BM, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं, चलते हैं त्रिभुज AMB में। लिखेंगे त्रिभुज AMB में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं बच्चों, AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग धन BM का वर्ग, समीकरण नंबर 2। उसी तरीके से त्रिभुज AMD में, त्रिभुज AMD में आप यहाँ लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ। AMD में क्या लिख सकते हैं बच्चों, AD का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस DM का वर्ग, समीकरण नंबर हो गया 3। अब देखो, अब क्या करना है भाई हमको। अब एक काम करते हैं, चूंकि दोनों में AM वर्ग दोनों में कॉमन मिल रहा है, एक समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटा देते हैं ताकि AM वाला पद हट जाए। समीकरण 2 ऋण समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, AB का वर्ग माइनस AD का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग माइनस AM का वर्ग माइनस DM का वर्ग। AM के वर्ग से AM का वर्ग हटेगा, ये मिलेगा BM वर्ग माइनस DM वर्ग, और ये हो गया आपका AB वर्ग माइनस AD वर्ग। ये आपको मिल गया बहुत ही अच्छा समीकरण, बहुत ही डेंजर वाला समीकरण। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। समीकरण नंबर इसको 4 लीजिए, ये मेन समीकरण है। अब देखिए
किसी तरीके से हमें डीएम का मान और बीएम का मान हमको मिल जाए तो हम उसको आगे सॉल्व करके हम इसको जो हमको सिद्ध करना है मैं उस फॉर्मेट में इसको ला सकता हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बच्चों देखो, हम डीएम, अच्छा चलो बीएम का वर्ग, सबसे पहले बीएम के वर्ग को फाइंड आउट करते हैं। हम बीएम के वर्ग को कैसे, पहले हम बीएम फाइंड आउट कर लें, उसका वर्ग कर देंगे तो बीएम का वर्ग हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो बीएम का वर्ग कैसे मिलेगा, सोचो क्या कर सकते हैं हम। बीएम चाहिए, देखो बच्चों, बीएम के स्थान पर मैं 1/2 BC लिख सकता हूं क्या? अभी मैंने बताया है कि सीएम बराबर बीएम है, मैं यहां लिख देना चाहिए था। 1/2 BC बराबर सीएम बराबर बीएम। 1/2 BC का आधा करूंगा तो सीएम के बराबर होगा और वो बीएम के बराबर होगा, दोनों इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो मैं बीएम के स्थान पर बच्चों 1/2 BC लिख सकता हूँ। ये तो हो गया, चलो बीएम का मान हमको मिल गया। अगर किसी तरीके से मैं डीएम का मान बीसी के पद में मिला लूं, मुझे मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। किसी तरीके से हमको बीसी के फॉर्मेट में डीएम का मान चाहिए। तो अब देखो बच्चों, डीएम हमको निकालना है तो डीएम हम कैसे निकाल सकते हैं? हम बीडी में से बीएम घटा दूं, बीडी में से बीएम को घटा दूं तो हमको डीएम मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि डीएम बराबर बीडी माइनस बीएम। अच्छा देखो, बीडी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 BC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1/3 BC माइनस बीएम के स्थान पर बच्चों हम क्या लिखेंगे? माइनस बीएम के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीएम के स्थान पर बीएम है जो बीसी का आधा है, बीसी का आधा है तो हम बीएम के स्थान पर 1/2 BC लिख देते हैं। सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो लॉसा लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 BC माइनस 2 3 6 3 BC। ये आपको मिलेगा माइनस BC/6। चलिए मत इसको कुछ मत करिए, ठीक है। अभी इसका वर्ग होगा, अभी देखो ये कट के प्लस में आ जाएगा, ठीक है, ये धनात्मक हो जाएगा। हमको डीएम का मान भी मिल गया। समीकरण नंबर इसको बना लेते हैं 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ बीडी और बीसी समीकरण 1 से, हमने समीकरण 1 से निकाला है ना ये। अब डीएम का मान मिल गया। अब डीएम का मान मिल चुका है और बीएम का मान मिल चुका है, दोनों को उठाइए। समीकरण 5 से डीएम का मान उठा के इसमें रख दीजिए और समीकरण 1 से बीएम का मान समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। सॉल्व करेंगे आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। यहां लिखते हैं कि ए बी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग बराबर बीएम का वर्ग माइनस डीएम का वर्ग। अब इसमें मान रखता हूं तो इसका तो कुछ नहीं होगा भाई, ये तो जस का तस रहेगा। बीएम के स्थान पर BC/2 का वर्ग माइनस डीएम के स्थान पर माइनस BC/6 का वर्ग। तो इसको करेंगे तो ये होगा BC²/4, ये आपका आएगा माइनस BC² 36। ये तो इधर चल ही रहा है, AB वर्ग माइनस AD वर्ग। अच्छा लॉसा लेंगे तो लॉसा आपको 36 आएगा, ये हो जाएगा 9 BC² माइनस BC² बराबर AB² माइनस AD²। अच्छा इसको लिखेंगे तो 8 BC² 36, इसको लिखेंगे AB² माइनस AD²। इसको काटेंगे 4 से तो 4 दूना के 8 और 4 9 36 और 9 को इधर भेज दीजिए तो 9 AB² माइनस 9 AD² बराबर 2 BC²। ये आपको लगभग आप कहोगे सर लगभग प्रूव्ड हो चुका है।
लगभग लगभग आपका ये प्रूव हो चुका है, थोड़ा सा बचा है उसको करना है सर। अच्छा बच्चों देखो, क्वेश्चन में क्या चाहिए था, 7ab² चाहिए था ना। ओके, मिल जाएगा आपको 7ab²। क्या बच्चों मैं bc² के स्थान पर ab² लिख सकता हूँ? ab², अरे क्या हो रहा है, ab² लिख सकता हूँ। हाँ बच्चों आसानी से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ जरा देखना। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC क्या है भाई, त्रिभुज ABC समरूप, अरे यार समरूप नहीं यार, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC हो गया। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ज्ञात है, आगे लिख सकते हैं आप, ज्ञात है। अब देखिए AB के स्थान पर BC के स्थान पर आप AB लिख सकते हो, लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 9ab² माइनस 9ad² बराबर 2ab²। इसको इधर भेजेंगे तो -9ad² इज इक्वल टू 2ab² माइनस 9ab²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -9ad² बराबर -7ab²। माइनस से माइनस कटेगा, 9ad² बराबर मिल गया आपको 7ab²। यही आपको सिद्ध करना था, देखो प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हो गया। ओके चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको कह रहा है कि जैसे देखिए यहां पर समझते हैं हम, यहां पर समझिए आप कि यह एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ठीक है, और ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और ये इसका शीर्षलंब है, आप इसको नाम यन रख दीजिए, इसका नाम आप यन रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, कहा है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, और जो AN है वो जो AN है त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है। तो अगर ये शीर्षलंब है तो ये और ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, और ये दोनों बराबर होंगी, उसी तरीके से ये वाला जो भुजा है इस वाले भुजा के बराबर होगा, ये जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इतना सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए आपको कहा क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग का 3 गुना, यानी इसमें से किसी एक भुजा का वर्ग ले लीजिए। मतलब मैं AC को ले लेता हूँ, किसी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना के बराबर होता है, 4 गुने के बराबर होता है। यही हमको सिद्ध करना है। तो देखो हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसकी उपपत्ति। देखिए कैसे होगा कि क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो BC है बच्चों, ये जो BC है इसको, अच्छा देखिए यहां पर जो BN है, BN बराबर NC, ये दोनों आपस में बराबर है, और मैं इनको लिखना चाहूं तो 1/2 BC भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इनका जो आधा होगा वो BC के बराबर होगा। पूरे BC का जो आधा होगा इनमें से किसी एक के बराबर हम लिख सकते हैं, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, अगर ये जो है ये अगर शीर्ष लंब है तो ये 90 अंश होगा, ये 90 अंश होगा, बिल्कुल 90 अंश होगा। अच्छा
अब हम बात करते हैं, हमको AC का वर्ग बराबर AN का वर्ग, AC का। तो अगर मैं इस वाले त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, इस वाले त्रिभुज में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय यूज करूं तो क्या लिख सकता हूं, त्रिभुज ANC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं लिख सकता हूं AC का वर्ग बराबर होगा AN के वर्ग प्लस NC के वर्ग के। अच्छा, NC के वर्ग के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, 1/2 BC लिख सकते हो, लिख दो 1/2 BC का वर्ग। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको देखो, इसको वर्ग के रूप में लेते हो, खोल दो सबको, ये हो जाएगा AN का वर्ग प्लस BC वर्ग अपान 4। लॉसा ले लीजिए, तो लॉसा लेंगे तो ये होगा AC वर्ग बराबर 4AN वर्ग धन BC वर्ग अपान 4, 4 को इधर भेज देंगे तो 4AC वर्ग बराबर 4AN वर्ग प्लस BN वर्ग, BC वर्ग। अब मुझे क्वेश्चन में क्या करना है कि 3AC वर्ग बराबर 4AN वर्ग चाहिए। तो अगर देखो बच्चों, मैं इस BC के स्थान पर क्या AC लिख सकता हूं, इस पूरे BC के वर्ग के स्थान पर AC का वर्ग लिख सकता हूं। अब कहोगे सर कैसे लिख सकते हैं, तो मैं कहूंगा बाबू देखो, जो त्रिभुज ABC है वो एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो मैं यहाँ से AB बराबर BC बराबर AC भी लिख सकता हूँ। उसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूँ AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। तो अब देखो, मुझे BC के वर्ग के स्थान पर मैं AC का वर्ग लिख सकता हूँ, BC के वर्ग के स्थान पर मैं AB का वर्ग लिख सकता हूँ। तो मुझे क्वेश्चन में चाहिए क्या, मुझे क्वेश्चन में AC वर्ग चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ BC के वर्ग के स्थान पर मैं AC का वर्ग पुट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो 4AC वर्ग बराबर 4AN वर्ग धन BC वर्ग के स्थान पर AC का वर्ग रख देंगे, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 4AN स्क्वायर बराबर 3AC स्क्वायर। देखिए बच्चों, हमको यही प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि सही उत्तर चुनकर अपने सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 करने में 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B क्या है। ओके, अच्छा बच्चों, इसी तरीके के क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए थे। देखो प्रश्नावली 6.5 का पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन, सेम यही कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर यूज किया था, वही कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर यूज करना है, इस वाले क्वेश्चन में यूज करना है। और जैसा ही यूज करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको आपका आंसर मिल जाता है तो कमेंट में अपना आंसर मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।